अगर आप माता पूर्णागिरि के धाम जाना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के अंत में आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इस यात्रा में कितना आपका खर्च होने वाला है और कहां पे आप स्टे कर सकते हैं, होटल का खर्च कितना है, खाने पीने का खर्च कितना है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा माता पूर्णागिरि के धाम के अलावा और किन जगहों पर आप वहाँ पे घूम सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। हमारी यात्रा स्टार्ट होती है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से, जो कि टनकपुर के लिए थी। अगर आपको माता पूर्णागिरि के धाम पहुंचना है तो सबसे पहले आपको टनकपुर पहुंचना होगा। टनकपुर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से भारत के अन्य शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और आप सड़क मार्ग द्वारा भी वहां तक पहुंच सकते हैं। हमारी ट्रेन चारबाग रेलवे स्टेशन से, जो कि 15073 त्रिवेणी एक्सप्रेस थी, सुबह 8:05 पे चारबाग रेलवे स्टेशन से छूटी और इसका पहुंचने का जो समय था वो करीब 3:30 का था टनकपुर पे। त्रिवेणी एक्सप्रेस कई सारे छोटे बड़े रेलवे स्टेशन से होते हुए गुजरती है, जिसमें हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली और खतिमा जैसे स्टेशन शामिल हैं। अगर आप पीक सीजन को अवॉइड करेंगे तो इस ट्रेन में इजीली आपका रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा 1-2 दिन पहले। सीटें काफ़ी सारी खाली रहती हैं। तो इसमें जो पर पर्सन का लखनऊ से टनकपुर तक का किराया है वो 246 रुपये है और अभी फ़िलहाल हम लोग स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे प्राइवेट होटल और धर्मशाला दोनों ही तरह के एकोमोडेशन अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सुविधाएं चूज़ कर सकते हैं। धर्मशाला में कोई कॉस्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको प्रसाद मंदिर के लिए लेना होता है। बाकी प्राइवेट होटल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी एकोमोडेशन चूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और हम लोग को जाना है टैक्सी स्टैंड पे, जो कि हम लोगों को यहाँ से टूली घाट तक ले जाएगी। अभी फ़िलहाल मेले का समय है, तो यहाँ से डायरेक्ट पूर्णागिरि धाम के लिए कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी आपको, और जो आपको टैक्सी मिलेगी वो आपको टूली घाट छोड़ेगी। टूली घाट से आपको आगे पूर्णागिरि मंदिर तक दूसरी वैन छोड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को जो टैक्सी मिलने वाली है वो टूली घाट के लिए लेनी है और टूली घाट तक का किराया पर पर्सन का 40 रुपये पड़ता है। स्टैंड पहुंच के हम लोगों ने अपनी टैक्सी बुक करी, जिसका पर पर्सन किराया 40 रुपये है टूली घाट तक। और ये यहाँ की एक लोकल डिश है जिसे बरूले बोलते हैं। अगर यहाँ पर आप आएँ और अगर आपको ये दिखे तो इसे ज़रूर टेस्ट करिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी किफ़ायती और रिजनेबल प्राइस पे ये आपको यहाँ पे मिलती है। ये भुने हुए आलू से बनती है और जिसमें पुदीने की चटनी डाली जाती है। और अभी फ़िलहाल हम लोग वैन से टूली घाट के लिए निकल चुके हैं। टनकपुर टैक्सी स्टैंड से टूली घाट की दूरी करीब 16 किलोमीटर है और वहाँ से करीब मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर है। तो टोटल अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो करीब 25 से 26 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस होने वाली है स्टेशन से पूर्णागिरि धाम की। अगर आप यहाँ पे अपने साधन या कार या बाइक से आ रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये एक टाइगर रिज़र्व एरिया है। काफ़ी घने जंगल है, यहाँ पे जंगली जानवरों का काफ़ी डर रहता है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे बीच में कहीं पर भी जहाँ पे वार्निंग साइन हो वहाँ पे गाड़ी ना रोकें। अगर कभी बाई चांस रोकनी भी पड़ जाए तो आप अकेले गाड़ी से ना उतरें, क्योंकि काफ़ी घने जंगल है और जगह जगह पर यहाँ पे वार्निंग साइंस भी लगे हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और धीरे धीरे करके हम लोगों की जो वैन थी वो ऊपर ऊंचाई की तरफ जा रही थी और नज़ारे काफ़ी अच्छे होते जा रहे थे, काफ़ी सुंदर होते जा रहे थे। और ये अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे सभी जगह लाइटों का इंतज़ाम किया गया है, सभी जगह प्रॉपर लाइटिंग की गई है, क्योंकि यहाँ पे मेला चल रहा है करीब 3 महीने का और जुलाई के आसपास इस मेले का समापन होता है। होली के पहले ही ये चालू हो जाता है। तो अगर आप इस सीज़न में जा रहे हैं तो प्रॉपर अपना अरेंजमेंट करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे भीड़ वगैरह आपको देखने को मिलेगी। टैक्सी ने हम लोगों को टूली घाट टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दिया। वहाँ से हम लोग को दूसरी टैक्सी करनी थी, जो कि हम लोग को माता पूर्णागिरि के धाम लेके जाने वाली है। और
यहाँ से पूर्णागिरि मंदिर तक की दूरी जो है करीब 8 किलोमीटर होने वाली है, जिसका किराया पर पर्सन 30 रुपये के हिसाब से होने वाला है। अगर आपको यहाँ पे आते आते भूख लग जाए तो यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप यहाँ पे कुछ रुक कर खा पी सकते हैं। बाकी दुकानें वगैरह यहाँ पे प्रॉपर लगती हैं, तो आप वहाँ से कुछ ख़रीद कर भी रख सकते हैं या खा पी सकते हैं। नॉर्मली जो टैक्सी है वो टनकपुर स्टेशन से आपको पूर्णागिरि मंदिर तक ले जाती है। अगर आप मेला ना चल रहा हो तो मेले की वजह से यहाँ पे 2 भागों में यात्रा डिवाइड की जाती है, ताकि वैली में काफ़ी भीड़ ना हो जाए वैन्स वगैरह की। बाकी जो नॉर्मल किराया है वो 60 से 70 रुपये पड़ता है पूर्णागिरि मंदिर से नीचे टनकपुर स्टेशन टैक्सी स्टैंड तक। अगर आप यहाँ पे पहली बार आओगे तो आपको यहाँ पर वैष्णो देवी जैसा रूट ही दिखाई देगा, क्योंकि पूरा रूट जो है पहाड़ियों से होते हुए मंदिर तक पहुँचता है। और यह आपकी शारदा नदी है जो कि नेपाल और भारत के बीच में बहती है। सिर्फ यही एक नदी है जो बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है दोनों देशों के बीच। नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे किसी भी तरह के आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अगर घूमना चाहते हैं वहाँ भी तो आप ईज़िली वहाँ पर टाइमली घूम सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। मंदिर के 1 किलोमीटर पहले से ही फ्री धर्मशाला स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे रुकना बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है, जिसमें आपको गद्दे और कंबल वगैरह सब यहीं से मिलेगा। और फ़ीस के तौर पे आपको यहाँ से केवल इनके यहाँ से प्रसाद ख़रीदना होता है। बाकी ये लोग हर तरह की सुविधा आपको देते हैं, नहाने का पानी और बाथरूम वगैरह सारी तरह की फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल कराते हैं। तो अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली भी आप एकोमोडेशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे रुकने के लिए प्राइवेट रूम्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रुकना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आप जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक पहुँचते जाओगे आपको धर्मशाला और दुकानें वगैरह काफ़ी घनी होती दिखेंगी और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैनेज किया गया है भीड़ को। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पार्किंग वगैरह को कराया गया है, तो यहाँ पे आपको वैसी आपको हौच पौच नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे आते हो तो प्रॉपरली यहाँ पे आप रुक सकते हो। ईज़िली आपको यहाँ पे रुकने के लिए कोई भी धर्मशाला मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और फ़ीस के तौर पे ये सिर्फ प्रसाद ख़रीदने के लिए बोलते हैं अपने यहाँ से, तो आप वो उस बेसिस पे आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हो। और अभी फ़िलहाल हम लोग अपनी धर्मशाला के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ये साइड में जो आपको वैन्स आती हुई दिख रही है ये आपकी कार पार्किंग है। यहाँ पे आपकी जो प्राइवेट कार्स है, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो पार्क होती हैं। यदि आप अपनी गाड़ी से आते हो तो यहाँ पे आप पार्किंग वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे दुकानें वगैरह भी अवेलेबल हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे आपको खाना वगैरह मिल जाता है, तो कोई भी इशू आपको यहाँ पे नहीं आने वाला है। सभी तरह की सुविधाएं जो होती हैं, जो नॉर्मली आपको चाहिए होती है किसी भी जगह पे, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो किसी भी तरह का ओवर लगेज आपको लाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पहुँच के हम लोगों ने कई सारी धर्मशालाएं देखी और उनमें से हम लोग को एक धर्मशाला पसंद आई जो कि बिल्कुल नई बनी हुई थी और काफ़ी साफ़ सुथरी थी। ये उसके पीछे का व्यू है। ये जो आपको पैदल रास्ता दिख रहा है इस पर प्रॉपर लाइटिंग वगैरह है और नीचे से आपका भैरव मंदिर की तरफ जाती है और आगे फिर मंदिर पे जाके मिल जाती है। तो अगर आप पैदल आते हैं तो आपको इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 घंटे का रुकने का सोचा और उसके बाद हम लोगों ने करीब 8 सवा 8 रात के आगे की यात्रा करने का निश्चय किया। यहाँ पे प्रसाद जो है वो मिनिमम 51 रुपये से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्रसाद का चयन कर सकते हैं। और रात में काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पे दिखाई देता है। मार्केट वगैरह पूरी तरह से यहाँ पे सजी होती है और पूरी रात यहाँ पे यात्रा चलती है मेले के दौरान। अगर आप यहाँ पे किसी भी समय आते हो और दर्शन करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे किया जाता है हर साल मेले के दौरान। और अभी फ़िलहाल हम लोग मेन गेट तक पहुंच चुके हैं। ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है, हम लोग को यहीं से उतर के आगे लेफ़्ट की तरफ जाना है। आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको शुरू में भैरव मंदिर दिखाई देगा जिसमें हम लोग को लौट के दर्शन करने होंगे। और फ़िलहाल हम लोग को बाईं तरफ आगे चल के यात्रा के लिए प्रस्थान करना है।
यहाँ से मंदिर तक की कुल जो डिस्टेंस है वो टोटल करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और ज़्यादा चढ़ाई खड़ी चढ़ाई नहीं है, कुछ पैदल रास्ता है, कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो आप इसलिए यहाँ पे अगर आप फिट हो तो बड़े आराम से यहाँ तक जा सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई भी घोड़े, पिट्ठू या पालकी अवेलेबल नहीं होती है। तो यदि आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पे आगे आके आप को किसी भी तरह का कन्वेंस मिल जाएगा, तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आपको स्वयं ही ऊपर मंदिर तक पहुँचना पड़ेगा। तो आप इस तरह का माइंड मेकअप करके आएँ कि यहाँ से आपको किसी भी तरह का कोई भी साधन आपको ऊपर तक लेकर नहीं जाने वाला है, आपको स्वयं ही ऊपर तक जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रास्ते भर धर्मशाला और मार्केट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहाड़ों के बीच में चल रहे हो, जबकि अगल बगल यहाँ पे खाई है और उन्हीं के ऊपर ये धर्मशाला प्रॉपर तरीके से बनाई गई है मजबूती से, जहाँ पे आप अगर चाहो तो रात में स्टे भी कर सकते हो। और यहाँ पे सारा ही सामान मिल जाता है आपको खाने पीने का। तो आप यहाँ पे खाली आते ही आए, ओवर लगेज लेके आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप चढ़ते वक्त थक जाओगे और ऊपर देर से पहुँचोगे। और अगर आप प्रॉपरली चलेंगे तो 1 से 1.5 घंटे में मंदिर तक की दूरी तय कर सकते हैं। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो ये मंदिर माता सती को समर्पित है, जो कि 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। इस जगह पर माता सती का नाभि भाग गिरा था, उसके बाद ही ये माता पूर्णागिरि के नाम से विख्यात हुआ। इस मंदिर के पीछे की मान्यता यह है कि जब भगवान शिव माता सती की बॉडी को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने उनकी बॉडी के करीब 108 टुकड़े किए थे, जिसमें मुख्यतः 51 शक्तिपीठ जहाँ पे उनके शरीर के भाग गिरे थे उन्हें बोला गया। बाकी उनके जो अन्य आभूषण और जिस जगह पे गिरे उसे सिद्धपीठ के नाम से जाना गया। तो ये एक शक्तिपीठ कहलाता है जहाँ पे माता सती का नाभि भाग गिरा था। और इस जगह पे आके यहाँ पे ये 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपको सीढ़ियों वाला रास्ता लेना है तो आप सामने की तरफ जा सकते हो, अगर आप पैदल चलना चाहें तो दाईं तरफ इस तरफ से आप जा सकते हैं। अगर आप रात में यात्रा कर रहे हैं तो इस मार्ग को आप रात के दौरान अवॉइड ही करें, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी सुनसान सा रहता है कुछ दूरी के लिए। हालांकि यहाँ पे मेला चल रहा था तो लोग यहाँ पे काफ़ी सारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ दूरी के लिए काफ़ी सुनसान हो जाता है। अगर आप ग्रुप में नहीं चल रहे हैं तो इस रास्ते को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तरह के जंगली जानवर आ जाते हैं। और फ़िलहाल तो मेले की वजह से यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है, तो किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होने वाला था। हम लोगों ने आसपास प्रॉपर पूछ के ही ये रास्ता पे जाने का तय किया था। और इस तरह की प्रॉपर लाइटिंग यहाँ पे दी गई है। पूरे रास्ते भर में आपको पूरी तरह से लाइटिंग यहाँ पे मिलेगी। और अभी फ़िलहाल हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और ये नीचे टनकपुर सिटी का व्यू है। और अभी फ़िलहाल हम लोग को काफ़ी ऊपर जाना है, करीब 2.5 किलोमीटर की रास्ता हम लोगों को अभी तय करनी है। करीब 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम लोग को फिर से यहाँ पे दुकानें वगैरह दिखनी चालू हो जाती हैं और ये रास्ता फिर से उसी जगह जाकर मिल जाता है जहाँ पर हम लोगों ने सीढ़ियों वाला रास्ता छोड़ा था। और ये यहाँ से दुकानें चालू हो जाती हैं। 1 किलोमीटर का रास्ता जो है काफ़ी सुनसान रहता है, तो अगर आप मेले के दौरान नहीं आ रहे हैं तो रात में आना इस रास्ते पर अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसी यात्रा मार्ग पे आपको ये झूठे का मंदिर भी दिखाई देगा। अगर आप इस जगह से जा रहे हैं तो इसे देखना ना भूलें, क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी ये कहती है कि एक बार किसी राजा ने यहाँ पे माता के दरबार में मन्नत मांगी कि उसकी कोई संतान नहीं है, और संतान होने के बाद वो यहाँ पे माता को सोने का मंदिर चढ़ाएगा। संतान हो जाने के बाद भी उसे काफ़ी दिनों तक अपने किए हुए संकल्प के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, तो उसके सपने में माता ने आके उसे अपने किए हुए संकल्प की याद दिलाई
और उसने उस समय पे सोने का मंदिर ना चढ़ा के वहाँ पे किसी अन्य धातु का मंदिर और सोने का पानी चढ़वा कर वहाँ पे आगे ले जाना चाहा, लेकिन वो मंदिर यहाँ पे रास्ते में ही स्थापित हो गया और फिर उसके बाद वो उठाया नहीं जा सका और उसके बाद से वो मंदिर यहीं पर स्थापित है और इसी जगह पर आके लोग यहाँ पे दर्शन उसके करते हैं। यहाँ पे पूरे रास्ते आपको मार्केट दिखाई देने वाली है, स्पेशली स्टूडियो और दुकानें वगैरह। अगर आप फ़ोटो वगैरह खिंचाना चाहें तो खिंचा सकते हैं। और ये काली मंदिर है जिसमें हम लोग को लौट के दर्शन करने होंगे। यदि आप अपने जूते चप्पल वगैरह रखना चाहते हैं तो मंदिर से पहले ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ पे आप अपना पेड सर्विस लेके जूते चप्पल वगैरह अपना जो भी है स्लीपर रख सकते हैं। करीब 1084 सीढ़ियाँ हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए और ये काफ़ी स्टीप होने वाली है, तो यहाँ पे आप आराम से जाइए। बहुत तेज़ भागने पे आप थक सकते हैं और आप अगर हार्ट पेशेंट हैं या आपको बीपी का इशू है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप इस जगह पर जा रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर दें। और ये रुद्रांश सारी सीढ़ियाँ अकेले ही पार कर रहे हैं बिना किसी सहारे के। इनको काफ़ी रोकने की कोशिश की गई लेकिन ये आगे आगे चलते रहे और हम लोग इनके पीछे पीछे सीढ़ियों पे भागते रहे। इनके सहारे हम लोगों ने 1084 सीढ़ियाँ बड़ी ही आसानी से पार कर ली, जो कि हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चली। अभी फ़िलहाल हम लोग मंदिर प्रांगण के अंदर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से करीब 200 मीटर पे मंदिर बचा हुआ है और मेले के दौरान यहाँ से लाइन लगना चालू हो जाती है। ऑफ सीज़न में तो आप बड़ी आसानी से दर्शन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मेले के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप अपना प्रॉपर समय लेके आइए इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे आपको दर्शन करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा लग सकता है, क्योंकि जाने आने का रास्ता सिंगल है और स्पेस भी थोड़ा यहाँ पर आपको कम महसूस होगा। आप यहाँ पे किसी भी मौसम में आ रहे हैं लेकिन कपड़े अच्छे से पहन के आएँ, क्योंकि ऊपर जाने पे आपको हल्की ठंड महसूस हो सकती है गर्मियों में भी। तो ठीक ठाक कपड़े यहाँ पे पहुँच के आइए। हम लोग को यहाँ पर ऊपर काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी, काफ़ी तेज़ हवा यहाँ पे चल रही थी, उसकी वजह से काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी। अभी फ़िलहाल हम लोग लास्ट मोड़ पे पहुँच गए हैं, जो कि बिल्कुल मंदिर के समीप आ गए हैं और हम लोग को यहाँ पे दर्शन के लिए यहाँ पे लाइन लगानी पड़ी, जिसमें करीब हम लोग को 10 से 15 मिनट यहाँ पे दर्शन में लग गया। रात होने की वजह से यहाँ पे बाहर का कुछ भी व्यू दिखाई नहीं दे रहा था, बाहर गुप्त अंधेरा था बिल्कुल। और यहाँ पे आपका ये मंदिर की लास्ट सीढ़ी है, आगे जाके माता के दर्शन आपको होने वाले हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से काफ़ी सिक्योरिटी थी, जिस वजह से मैं वीडियो में आपको माता के दर्शन नहीं दिखा सकता। लौटते वक्त हम लोगों ने माता काली और भैरव बाबा के दर्शन किए और करीब 3 बजे के आसपास हम अपने धर्मशाला पे पहुँच गए। रात के करीब 10 बजे के आसपास हम लोग मंदिर से वहाँ से निकल गए वापस टनकपुर जाने के लिए और हम लोग को पहुंचने में करीब 2:30 बज गया। उसके बाद हम लोगों ने वहां पर एक धर्मशाला में स्टे किया, जिसका पर पर्सन का किराया 100 रुपये था। हम लोगों ने यहां पे एक हॉल बुक किया था और करीब 600 रुपये के आसपास खर्च आया। इसके बाद हम लोगों ने स्नान करने के लिए नदी की तरफ आगे प्रस्थान किया। इस मंदिर की मान्यता यह भी है कि यहाँ पे मंदिर दर्शन करने के बाद आपको सिद्ध बाबा, जो कि नेपाल में स्थित है, नदी पार करके आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको दर्शन करने पड़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग स्नान के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये जो रास्ता है आपका नदी की तरफ जाता है। और ये देखिए आप यहाँ पे नदी का व्यू आप देख सकते हो और आसपास पहाड़ों के बीच में ये नदी बहती है। उस तरफ जो है ये नेपाल का हिस्सा है और इधर जो है हम लोग भारत में हैं। और इस तरफ आप नहाकर और प्रॉपर तरीके से फ्रेश होकर आप अपना जो है सिद्ध बाबा जा सकते हैं, जो कि आपका बॉर्डर के आसपास ही लोकेटेड है और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है बॉर्डर पार करने पे। और आप चाहें तो अगर वहाँ तक जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं या बॉर्डर तक आप ई-रिक्शा लेकर वहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर बाइक्स वगैरह मिलेंगी, जो कि रेंटल बाइक्स होती हैं और वो
लेकर आप वहाँ पे सिद्ध बाबा तक जा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने पर पर्सन 20 रुपये के हिसाब से बॉर्डर तक के लिए ई रिक्शा किया, जो कि हम लोग को नेपाल भारत बॉर्डर पे छोड़ देगा। मेले के दौरान आपको इस जगह पर काफ़ी रौनक देखने को मिलेगी। नदी में नहाने के बाद हम लोग को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और हम लोग सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। ई रिक्शा हम लोग को बॉर्डर की तरफ ले जा रहा था और ये आपका नदी का व्यू है, जिस पे आगे चल के आपको यहाँ पे बांध दिखाई देगा। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हो तो आप अपने वाहन से सिद्ध बाबा तक जा सकते हो। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई इशू नहीं होने वाली है, सिर्फ आपको बॉर्डर पे अपनी एंट्री करानी होगी। और ये आपका जो है ये डैम बनाया गया है इस नदी पे, और यही रास्ता है जो आगे नेपाल की तरफ जाता है आगे। और अगर आप अपने वाहन से आ रहे हो तो आप अपने वाहन लेके जा सकते हो, या आप इधर से आगे पैदल जाने के बाद आगे आपको रेंटल बाइक्स मिलेंगी, जो कि आपको 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको सिद्ध बाबा तक पहुँचाएँगी। यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों ने मंदिर तक पैदल ही जाने का तय किया। और करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर इस जगह पर मंदिर लोकेटेड है, जो कि आप इजीली पैदल ही तय कर सकते हो। आपको किसी भी कन्वेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ तक आपका जो है कन्वेंस वगैरह आता है, बाइक्स आती हैं रेंटल, जो कि आपको इस जगह तक छोड़ देंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे करीब 200-250 मीटर मंदिर तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। ये जगह मेले के दौरान काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। काफ़ी दुकानें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ऑफ सीज़न में भी आपको दुकानें मिलेंगी, लेकिन मेले के दौरान यहाँ की रौनक कुछ अलग ही होती है। और यहाँ पे इंडियन करेंसी वगैरह सब चल जाती है, तो आपको किसी भी तरह का करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो सामान वगैरह है काफ़ी कॉस्टली रहता है, और तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मोल भाव वगैरह कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग मंदिर पे पहुंच गए हैं। ये आपका मेन गेट है सिद्ध बाबा मंदिर जाने के लिए। यहाँ से करीब अंदर 50 मीटर की दूरी पे मेन मंदिर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेन मंदिर प्रांगण में आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे सामान थोड़ा सा आपको कॉस्टली ही मिलेगा इंडिया के कंपैरिजन में। मंदिर के बाहर आपको यहाँ पे प्रसाद की दुकान मिल जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने 51 रुपये का प्रसाद ख़रीदा। आप उससे ज़्यादा का भी खरीद सकते हैं। और ये आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा होगा, और आसपास जो है गार्डन एरिया है। सामने विष्णु मंदिर है, इसके पीछे आपका मेन मंदिर है। नेपाली पद्धति पे बना हुआ ये मंदिर है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध बाबा जी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मंदिर के पीछे की एक कथित और चर्चित कहानी यह भी है कि बाबा सिद्धनाथ माता पूर्णागिरी के परम भक्त हुआ करते थे। वे प्रतिदिन माता पूर्णागिरी के दर्शन के लिए अन्नपूर्णा पर्वत पर जाया करते थे। एक दिन माता अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी और बाबा की बिना किसी आहट के उनके शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिसकी वजह से माता काफ़ी रुष्ट हो गई और उन्होंने अपने त्रिशूल से बाबा सिद्धनाथ के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें से दोनों नेपाल में जा गिरे, जिसमें से सबसे समीप मंदिर के यही वाला है। और इसी जगह पर सबसे ज़्यादा भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस बात का माता को बिल्कुल भी भान नहीं था कि जिसके धड़ के 2 टुकड़े हुए हैं वह उन्हीं का परम भक्त है। इस बात से माता को काफ़ी आहत हुआ और उन्होंने बाबा को वरदान दिया कि उनके दर्शन के बाद जो भी भक्त बाबा के दर्शन करेगा उसकी सारी ही मनोकामना पूर्ण होगी। तो इसीलिए माता पूर्णागिरी के दर्शन के बाद बाबा के दर्शन करना अनिवार्य होता है।
इस मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग की पूरी यात्रा यहाँ पर संपूर्ण हो गई और अब वक्त हो चला था हम लोग के वापस लौटने का। हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी ली और वापस धर्मशाला का रुख किया। वहाँ पे जाके हम लोगों ने कुछ देर आराम किया और अपनी आगे की पैकिंग की प्लानिंग करने लगे, क्योंकि हम लोग की अगले दिन लखनऊ के लिए ट्रेन थी जो कि थी 15076 त्रिवेणी एक्सप्रेस। अगर आप अपना शहर से टनकपुर के लिए शेड्यूल चेक करना चाहते हैं तो आप IRCTC की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं।